नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रश्न कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि विवाह कब होगा, वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा, जीवन साथी कौन सी दिशा का होगा। ये सब प्रश्न कुंडली से कैसे पता चलता है, आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर फलादेश करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुंडली शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं फलादेश करने की। ठीक उसी प्रकार प्रश्न कुंडली का भी अपना एक खास महत्व है, और जो व्यक्ति सरलता से सटीक जवाब ढूंढना चाहता हो तो उन लोगों को प्रश्न कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहिए। अभी सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रश्न कुंडली क्यों बनाई जाती है। तो हमारे पास काफी बार ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं कि जिनके पास अपनी जन्म तारीख नहीं होती। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास अपना जन्म समय प्रॉपर नहीं होता। तो उन लोगों की कुंडली कैसे बनेगी? जब जन्म कुंडली बनेगी ही नहीं तो उसका फलादेश भी कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब व्यक्ति आके बैठा और उसने हमें प्रश्न किया, ठीक उसी क्षण जो तारीख हो, जो समय हो और जो स्थल हो, ये तीनों के आधार पर एक कुंडली निर्माण की जाती है और उसका नाम है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली देखने के भी अलग अलग 3 आयाम हैं। कौन कौन से? तो सुनिए। सबसे पहला, व्यक्ति जब सामने आके बैठा और उसने प्रश्न किया, उसी क्षण का डेट टाइम प्लेस कंप्यूटर में डाल के हम प्रश्न कुंडली देख लेते हैं। दूसरा, काफी बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ईमेल के ऊपर हमें कोई प्रश्न पूछ लेता है और वो हम 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हमें जिस समय उसने प्रश्न पूछा वही डेट टाइम प्लेस के हिसाब से हमें प्रश्न कुंडली बनानी है। लेकिन फलादेश करते समय हमें गोचर के ग्रहों को भी देखना है। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न पूछा 7 दिन पहले या 10 दिन पहले तभी के ग्रह अलग थे, और अभी जब मैं जवाब दे रहा हूं तभी की ग्रह स्थिति कुछ और होगी। क्योंकि 10 दिन के दरमियान कुछ ग्रह चेंज भी तो हो सकते हैं ना, जैसे चंद्र चेंज हो जाता है, मंगल चेंज हो जाता है, कभी कभार तो गुरु, शनि, राहु जैसे ग्रह भी चेंज हो जाते हैं। तो प्रश्न कुंडली उसी समय की बनेगी, लेकिन जवाब देते समय हाल के गोचर ग्रहों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरा एक अलग सिचुएशन है कि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनके पास जन्म कुंडली है। वो आके हमें प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी एक काम करो, प्रश्न कुंडली बनाओ और देखो हमारा विवाह कब होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? गोचर ग्रहों की स्थिति को उसकी जन्म कुंडली में रख लेते हैं और फिर प्रश्न कुंडली बनाते हैं और दोनों का साथ में अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न कुंडली के अंदर हम जब विवाह के बारे में अध्ययन करते हैं तो कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान देते हैं। वो 7 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अध्ययन किए बिना हम विवाह के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो आइए वो 7 पॉइंट को जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रश्न कुंडली के आधार पर विवाह के बारे में जवाब देना हो तो कम से कम 7 पॉइंटों का गहनता से अध्ययन करना होता है। और वो 7 पॉइंट कौन से हैं? तो सुनिए। पहला पॉइंट, प्रश्न कुंडली के अंदर हमें सबसे पहले लग्न भाव को देखना होता है और लग्नेश की स्थिति को देखना होता है। दूसरे नंबर पे हमें सप्तम भाव को देखना होता है और सप्तमेश को देखना होता है। तीसरे नंबर पे अगर पुरुष ने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी मेरा विवाह कब होगा, तो हमें शुक्र की स्थिति को देखना होता है। अगर किसी लड़की ने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी मेरा विवाह कब होगा,
तो हमें गुरु की स्थिति को भी देखना पड़ता है। उसके बाद जब कोई प्रश्न कुंडली बनती है तो उसकी नवमांश कुंडली भी बनती है। तो हमें प्रश्न कुंडली के साथ साथ उसकी नवमांश कुंडली को भी देखना होता है। क्यों? क्योंकि षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर नवमांश कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो विवाह के बारे में सटीक प्रेडिक्शन बताती है। तो इसीलिए जब भी हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो प्रश्न कुंडली की एक नवमांश कुंडली भी बनती है, वो भी हमें देखनी होती है। उसके बाद जब प्रश्न कुंडली बनती है तो उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा भी होती है। तो हमें देखना होता है कि कौन से ग्रहों की महादशा चल रही है, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्युत दशा चल रही है। ये सब देखने के बाद हम जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से कम 7 पॉइंटों का अध्ययन करना होता है। वो 7 पॉइंट कौन से थे? पहला लग्न भाव और लग्नेश, दूसरा सप्तम भाव और सप्तमेश, तीसरे नंबर पे आता है अगर पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र की स्थिति को देखे, स्त्री की कुंडली हो तो गुरु की स्थिति को देखे। उसके बाद प्रश्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली को भी देखना है। फिर प्रश्न कुंडली से बनती है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा, उसको भी देखे। अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो उसका पंचम भाव भी देखे। ये सब देखने के बाद प्रेडिक्शन करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कुंडली को देख के हमें कैसे पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह बहुत ही शीघ्र होगा। तो शीघ्र विवाह होने के कौन से 10 अलग अलग नियम हैं, और अगर ये नियम आपको प्रश्न कुंडली के अंदर दिख जाए तो समझ जाना वो व्यक्ति का विवाह बहुत ही शीघ्र होगा, बहुत ही जल्दी उसका शादी होगा। वो कौन से 10 नियम है तो सुनिए। पहला नियम, अगर लग्नेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठा हो तो निश्चित बहुत ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दूसरा नियम, सप्तमाधिपति ग्रह अगर लग्न भाव में बैठा हो तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तीसरा नियम, प्रश्न कुंडली के अंदर लग्नेश और सप्तमेश ये दोनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद चौथा नियम, अगर लग्नेश और सप्तमेश अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति, प्रतियुति या फिर दृष्टि योग बनाते हो तो भी शीघ्र विवाह का योग बनता है। पांचवा नियम, प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्र के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। छठवां नियम, शुक्र ग्रह के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद 8वां नियम, अगर सप्तम भाव के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विवाह का शीघ्र योग बनता है। उसके बाद 9वां नियम, लग्न भाव के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उसके बाद भी एक तो नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लग्नाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर अगर जो सप्तम भाव को देखता हो तो भी विवाह का प्रबल योग बनता है। ठीक उसी प्रकार सप्तमाधिपति ग्रह अगर जो बलवान होकर खुद अपने सप्तम भाव को देखता हो या फिर लग्न भाव को देखता हो तो भी विवाह का प्रबल योग बनता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 अलग अलग नियम बताए कि इन नियमों के तहत हमें पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह शीघ्र होगा कि नहीं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम प्रश्न कुंडली को देखकर कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सुनिए, यहां पे देखिए एक आदमी ने मुझे प्रश्न किया था 8 दिसंबर 2022 के दिन, 8 दिसंबर 2022 के दिन दोपहर को 2 बजे मुंबई से वो व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि मेरा विवाह कब होगा। तो ठीक उसी समय की हमने प्रश्न कुंडली बना ली है।
और ये प्रश्न कुंडली के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि विवाह का सुख कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, ये सब हम कैसे देखते हैं। और मान लो कि वो व्यक्ति के पास जन्म कुंडली भी है, तो जन्म कुंडली के अंदर भी हमने गोचर ग्रहों को स्थित किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए, सबसे पहले लेते हैं प्रश्न कुंडली 8 दिसंबर 2022 दोपहर को 2 बजे मुंबई की। इसके मुताबिक उसका प्रश्न है विवाह कब होगा। तो सुनिए उसका जवाब। सबसे पहला पॉइंट, लग्न भाव को देखिए, मीन लग्न है। मीन लग्न के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, अर्थात प्रथम भाव शुभ स्थिति में आ गया, लग्न भाव शुभ स्थिति में आ गया। उसके बाद विवाह के लिए सप्तम भाव का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सप्तमाधिपति बुध दसम भाव के अंदर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, अर्थात कि सप्तम भाव भी शुभ स्थिति में आ गया। उसके बाद आते हैं भाग्य स्थान को देखते हैं कि भाग्य क्या कहता है। तो भाग्याधिपति मंगल तीसरे भाव में कारक बन के बैठा है, यानी कि मंगल तीसरे भाव का कारक है। भाग्याधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर चंद्र के साथ महालक्ष्मी योग बना रहा है, और ये मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य भाव भी शुभ हो गया। मान लो कि वो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, तो प्रेम विवाह होगा या नहीं, तो प्रेम के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। तो देखिए, पंचमाधिपति चंद्र उच्च का होके मंगल के साथ बैठा है, यानी कि पंचमेश और भाग्येश ये दोनों की युति हो रही है तीसरे भाव में। पंचमेश और भाग्येश की युति तीसरे भाव में हो रही है, तो ये भाव भी शुभ हो गया। तो हंस योग के वजह से लग्न भाव शुभ हुआ, सप्तमेश बुध केंद्र में बैठा है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, भाग्येश महालक्ष्मी योग बना रहा है, पंचमेश भी उच्च का है। तो हम कहेंगे कि तेरी कुंडली में 3-4 पॉइंट प्रबल हो रहे हैं, तो तेरा शीघ्र विवाह होगा और तू अपनी पसंद की लड़की से प्रेम विवाह कर सकता है, और तुझे विवाह के बाद बहुत ही सुख प्राप्त होगा, तेरी पत्नी तुझे बहुत ही अच्छी मिलेगी। अभी हम लोग जानेंगे कि उसकी पत्नी कौन से दिशा से मिलेगी, वो कैसे जाना जाए। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर पहले भाव को पूर्व दिशा, 7वें भाव को पश्चिम दिशा, 4थे भाव को उत्तर दिशा, 10वें भाव को दक्षिण दिशा माना गया है, जो यहाँ पे लिखा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए, सप्तमाधिपति बुध दसम भाव में है, तो हम कहेंगे कि पत्नी दक्षिण दिशा की तरफ से मिलेगी। अभी उसके साथ साथ देखिए कि मान लो उस व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली है, और जन्म कुंडली के अंदर धनु लग्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, गोचर ग्रहों को उसकी जन्म कुंडली के अंदर रख देंगे। प्रश्न कुंडली के जो ग्रह है वही ग्रह वही राशि में, लेकिन उसकी लग्न कुंडली के अंदर स्थित किए जाएंगे। अब इसकी लग्न कुंडली क्या कहती है, देखिए, लग्नाधिपति गुरु 4थे भाव के अंदर स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो लग्न भाव शुभ हो गया। फिर आते हैं सप्तम भाव को, सप्तमाधिपति बुध लग्न में बैठकर फिर बुध अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो सप्तमेश लग्न भाव में बैठकर खुद अपनी राशि को देख रहा है, तो 7वां भाव भी शुभ हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे जाते हैं कि उसकी कुंडली के अंदर कुटुंब का सुख कैसा है। तो कुटुंब के स्थान में भी देखो शनि स्वगृही है, तो हम कहेंगे भाई तेरी कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर भी विवाह योग प्रबल बन रहा है, तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर तेरा विवाह का योग बन जाएगा, या तो उस लड़के से तेरी सगाई हो जाएगी। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखिए, 10 जनवरी 2023 शाम को 4:10 पे थाना से एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि पंडित जी मेरा विवाह कब होगा। तो मैंने एक प्रश्न कुंडली बना ली और उसकी जन्म कुंडली उसके पास थी, तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर भी गोचर ग्रहों को स्थित कर दिया। तो अभी देखिए जवाब कैसे दिया जाता है। सबसे पहला लग्न भाव को देखना है, तो लग्नाधिपति कौन हुआ, शुक्र, क्योंकि वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न है तो लग्नाधिपति शुक्र भाग्य भाव के अंदर बैठा है, तो पहला अच्छा पॉइंट हो गया। लग्नेश भाग्य भाव में है तो लग्न शुभ हो गया, और वो भी स्वगृही शनि के साथ है तो और ज्यादा शुभ हो गया। तो यहाँ पे पहला भाव शुभ स्थिति में आ गया। दूसरा, सप्तमाधिपति मंगल लग्न में बैठकर फिर अपनी स्वराशि को देख रहा है, तो 7वां भाव भी अच्छा हो गया। उसके बाद भाग्य भाव को देखो,
तो भाग्य भाव के अंदर शनि स्वग्रही है और लग्नेश खुद बैठा है, तो भाग्य भाव भी बलवान हो गया। तो इस प्रकार से कुंडली में देखा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सप्तम भाव के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो कितने सारे पॉइंट हो गए, लग्न भाव शुभ हो गया, सप्तम भाव शुभ हो गया, भाग्य भाव शुभ हो गया, गुरु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि तेरी कुंडली में शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं। और ये उसकी लग्न कुंडली, उसका मिथुन लग्न का कुंडली है, उसमें भी गोचर ग्रहों को रख के देख लिया। तो देखिए लग्नाधिपति बुध सप्तम भाव में बैठा है, तो शीघ्र विवाह का योग बना। ये बुध वापस अपनी स्वराशि को देख रहा है। दूसरा नियम, सप्तमाधिपति ग्रह अगर शुभ स्थिति में बलवान हो, तो इधर देखिए सप्तमेश बुध दसम भाव के अंदर स्वग्रही होकर हंस योग नामक राजयोग बना रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। इस प्रकार से स्टडी की जाती है कि हाँ भाई आने वाले दिनों में तेरे विवाह के योग प्रबल है, तेरी शादी हो सकती है। और कौन सी दिशा है, तो ये दिशा चक्र याद रखो, ग्रह जिस तरफ पड़ा हो वो दिशा फिक्स कर सकते हो। जैसे कि इधर देखो सप्तमाधिपति मंगल लग्न भाव में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि तुझे जो पत्नी मिलेगी पूर्व दिशा के तरफ की मिलेगी। अभी हम वो स्थितियां देखते हैं कि जिसको देखकर हमें पता चलता है कि विवाह न होगा या विवाह में कोई विघ्न होगा। वो कैसे देखा जाता है, तो सुनिए। उसके लिए जनरल आपको नियम बताने के लिए कुंडलियां बनाई है, ये प्रश्न कुंडलियां नहीं है, ये जस्ट आपको नियम बताने के लिए बताया है। अगर मान लो आप प्रश्न कुंडली बनाते हो और प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न भाव। अगर जो लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, लग्नाधिपति ग्रह छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तेरे विवाह में और भी देरी होगी, ये 1 साल के लिए तो तेरी शादी नहीं होगी। फिर देखिए सप्तम भाव को देखिए, मान लो कि प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो, सप्तमाधिपति ग्रह अगर मान लो छठवें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो भी हम कह सकते हैं कि आने वाले 1 साल तक तेरा विवाह बिल्कुल न होगा। हाल में ज्यादा टेंशन न ले, ज्यादा प्रयास न करे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो यहाँ पे देखिए लग्नाधिपति शुक्र नीच का होके 12वें भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि भाई अभी विवाह के योग नहीं है। उसके बाद देखिए सप्तमाधिपति मंगल छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, या फिर सप्तमाधिपति मंगल नीच का हो, या सप्तमेश ग्रह नीच का हो, सप्तमेश ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी विवाह में प्रॉब्लम होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम प्रश्न कुंडली देखते हैं और विवाह के बारे में हमें गहनता से अध्ययन करना होता है, तो प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न भाव। दूसरे नंबर पे आता है सप्तम भाव, जो वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। अगर प्रेम विवाह हो तो पंचम भाव को भी देखा जाता है। जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसकी नवमांश कुंडली को भी देखते हैं। जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसकी कौन से ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतदशा चल रही, ये भी देखना होता है। और काफी बार ऐसा होता है कि जो कुंडली, जो व्यक्ति हमें प्रश्न पूछने आया है, अगर उसके पास उसकी जन्म कुंडली हो, तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर भी गोचर ग्रहों को स्थित करके हमको जवाब देना होता है। अगर मान लो किसके विवाह में कोई विघ्न है तो उसका उपाय भी बताते हैं। जैसे कि मान लो हमें पता चल गया कि इसका विवाह भंग होने का योग है, लड़का हो तो हम उसे सलाह देते हैं कि भाई तू अर्क विवाह करके पहली शादी को तोड़ दे, फिर दूसरी शादी में प्रवेश कर। अगर किसी लड़की ने आके प्रश्न पूछा हो कि पंडित जी मेरा विवाह का सुख में कोई प्रॉब्लम है क्या, और प्रश्न कुंडली के अंदर उसका लग्न भाव यानी कि सप्तम भाव डैमेज होता हो, तो हम कहते हैं कि भाई कुंभ विवाह की विधि करके पहले ही शादी को टाल दो, फिर दूसरी शादी में प्रवेश करो। तो इस प्रकार से हम उसको सलाह देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।